Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 7, that is mineral and energy resources. हमने बात कर ली थी about what exactly mineral are, why are they important, उनसे related कुछ important चीजों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था. We did talk about their categorization, कैसे metallic, non-metallic minerals में होते हैं. और मेटालिक में भी हम फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड करते हैं. नॉन मेटालिक में फ्यूल मिनरल एंड अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स के फॉर्म में हम इसको मतलब कैटेगराइज कर लेते हैं. एंड कौन से इंडिया के मेन बेल्ट्स है जहाँ पे अपने को मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में और वैरायटी में अवेलेबल है. फिर हमने बेसिकली जो फर्स्ट कैटेगराइजेशन है उसके बारे में पढ़ लिया था, यानी कि जो हमारे मेटालिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स है उनके बारे में पढ़ लिया था हमने. नॉन फेरस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली थी. एंड देन इन आवर प्रीवियस क्लास वी इवन टॉक्ड अबाउट, यू कैन से, जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं इनके बारे में पढ़ा था हमने, और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. और एनर्जी में बेसिकली हमने कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था, विद जो मेजरली यूज हमारे हैं, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो. एंड कोल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ डिटेल में पढ़ी थी. एंड देन हमने नेचुरल गैस से रिलेटेड भी कुछ चीजों को पढ़ लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विद द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. तो हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो हियर यू नो दैट जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर गैस के बारे में अगर हम देखें तो जनरली ये क्या है, ये एग्जॉस्टेबल है. ठीक है, सो व्हेन वी से एग्जॉस्टेबल, दैट मींस दीज आर लायबल टू गेट ओवर. फिनिश हो सकते हैं ये, एंड ऑब्वियसली फिनिश इसीलिए हो सकते हैं बिकॉज they take lot many years to reform. and उसके बाद ये भी है कि they are used in large quantities. तो इनका जो क्वांटिटी है that is day by day reducing, और ये scarce resources में आ जाते हैं. तो सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हमें चाहिए तो वो सिर्फ वही रिसोर्सेज हो सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है. ठीक है, तो जब हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, ऑब्वियसली नीडलेस टू से हमें पता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, जियोथर्मल एनर्जी एंड द बायोमास एनर्जी. ये एनर्जी सोर्सेज जो हैं ये एक तो कंपैरेटिवली इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है around the areas, and also importantly environment friendly है, which is actually the one of the most important thing that we need to do. environment friendly energy resources चाहिए हमें. तो ये वाले जो है सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास, ये हमारे इको फ्रेंडली तो है ही, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड भी है. तो जब ये दोनों चीजें हैं इनमें, और एज आई सेड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, दीज आर मोर यू कैन से नीड ऑफ द आवर रिसोर्सेज. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है ये हमें सस्टेन, इको फ्रेंडली और चीपर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आफ्टर इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ. What do we mean by this? Simply इनको सेटअप करने में इनिशियली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, बट वंस एवरीथिंग इज सेट एंड द इनिशियल जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क या इनिशियल जो भी अरेंजमेंट चाहिए वो हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, इट बिकम्स क्वाइट इजी टू मेंटेन इट, एंड ऑल्सो इट कंपैरेटिवली इज चीपर टू देन basically in terms of energy, providing energy. So these are, that is why very important, and we are here talking about the non-conventional energy resources. So again ye map work we'll do again separately, but you can see oil refineries and all are marked in this map. Then along with this here you will see that बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्योग्राफी इज क्रिएटिंग हिस्ट्री. व्हाट डू वी मीन बाय दिस, कि अब लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे. तो जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, यू कैन सी दिस न्यूज़पेपर क्लिपिंग वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोटिंग विंड मिल्स,
यहाँ पे लिखा है RIL GI स्टेटस। GI मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन की यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो स्पेसिफिक जियोलॉजिकल ओरिजिन के हैं और एक पर्टिकुलर अच्छी क्वालिटी के हैं उनके ओरिजिन के टाइप में, ऐसे करके अपने पास कुछ कुछ अभी यहाँ पे एविडेंसेस मिल रहे हैं रिसोर्सेज के। दे ऑब्वियसली यहाँ पे पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द नॉन कन्वेंशनल एंड दिस यू कैन सी फ्लोटिंग विंडमिल्स पावरफुल आइडिया। तो इसमें जब हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी हैज emerged as a viable source in recent times. Important minerals that basically we use in the generation of nuclear energy are uranium and thorium. ठीक है, तो यूरेनियम डिपॉजिट्स जो हैं they occur at the धारवाड़ rocks. नाउ धारवाड़ इज बेसिकली, अगर हम धारवाड़ की बात करें तो एक सिटी है जनरली इन मतलब इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका वी नो इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। सो इसके जो हेडक्वार्टर्स है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बहुत अच्छा एरिया विच इज इन टर्म्स अवेलेबल which has the availability of these minerals, that is uranium and the thorium. वैसे अगर हम बोले ना, ये जो धारवाड़ रॉक सिस्टम की हम बात करें बेसिकली फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स इन इंडिया था एंड कर्नाटका एरिया में है, हमें पता ही है, एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे अपने को थोरियम और यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो जोग्राफिकली अगर हम देखें तो यूरेनियम ओर्स जो है दे आर नोन टू अकर इन सेवरल लोकेशन अराउंड द सिंगबम कॉपर बेल्ट। नाउ सिंगबम जो है ये है झारखंड स्टेट, ठीक है। कॉपर बेल्ट जो सिंगबम कॉपर बेल्ट हमने पढ़ा था उसके अराउंड ही अपने को ये वाला भी मिलता है, ठीक है। तो आई जस्ट अंडरलाइन अगेन एज वी डू ऑलवेज सो दैट यू कैन आल्सो अंडरलाइन इन योर। तो यूरेनियम डिपॉजिट्स यहाँ पे वैसे धारवाड़ रॉक्स में है, इसके अलावा हमारे पास सिंगबम कॉपर बेल्ट के अराउंड है। 2 एलिमेंट्स अपने को पता है, यूरेनियम एंड थोरियम चाहिए। राजस्थान में उदयपुर अलवर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट वापस आ गया है, उदयपुर अलवर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। छत्तीसगढ़ में है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, बंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। थोरियम is mainly obtained from monazite and ilmenite in the beach sands along the coast of Kerala and Tamil Nadu। यानी साउथ इंडिया में भी है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में भी है, वेस्टर्न इंडिया में भी है, ठीक है। एंड वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स जो है दे अकर इन द पलक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला, near Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Mahanadi River Delta in Odisha. So as I said earlier that many of the resources you will find that they are found around the same areas. तो हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी बोलेंगे रिसेंट टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। यूरेनियम थोरियम यूज होता है, यूरेनियम डिपॉजिट्स हमें धारवाड़ रॉक्स में मिलती है, यूरेनियम ओर्स जो है वो सिंगबम कॉपर बेल्ट के अराउंड है, राजस्थान के उदयपुर अलवर झुंझुनू में हमें मिलते हैं, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये तो हो गया यूरेनियम का। अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम कहाँ मिलता है हमें? थोरियम बेसिकली मोनाजाइट और जो इल्मेनाइट है इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु मिलता है हमें। वर्ल्ड्स का रिचेस्ट, ओके, मोनाजाइट डिपॉजिट्स जो है, रिचेस्ट मींस ऑब्वियसली गुड इन क्वालिटी, अकर इन पलक्कड़ एंड कोलम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, इसके अलावा विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन ओडिशा, ठीक है। अब अगर हम देखें जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1914 में हुआ and then progress, but देखेंगे could be made only after the establishment of Atomic Energy Institution at Trombay in 1954, which was renamed as the Bhabha Atomic Research Center in 1967, ठीक है।
दिस इज बेसिकली लोकेटेड अराउंड मुंबई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तारापुर में है महाराष्ट्र, रावतभट्टा में है कोटा राजस्थान, कालपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका एंड काकरापारा इन गुजरात। ठीक है, अब याद रखो पहले हमने देख लिया यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम के कहाँ डिपॉजिट मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी लोकेशंस जो हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थोरियम। थोरियम की लोकेशंस आर दीज। फिर मेन रिसर्च इंडिया में सेटअप हुआ एटॉमिक रिसर्च कमीशन 1948 में। फिर 1954 में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन और पूरा स्टार्ट हुआ, रीनेम किया गया था इसको इन टर्म्स ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1967 में। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे हैं तारापुर महाराष्ट्र में, रावतभट्टा कोटा राजस्थान, कालापक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश एंड कायगा कर्नाटका एंड काकरापारा इन गुजरात। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स यू विल हैव टू लर्न। सोलर एनर्जी पे आ जाते हैं। सोलर एनर्जी का बोलते ही हमें पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, नॉन कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है, सन रेज आर टैप्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल्स, जिसको एनर्जी में बाद में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, तो दो इफेक्टिव प्रोसेसेस जो है considered to be very effective to tap solar energy are एक तो फोटोवोल्टेइक और एक सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों में अगर हम बेसिक डिफरेंस जानना चाहें किन दो में क्लास, यहाँ पे देखो दो तरीके हैं इफेक्टिवली ट्रैप करने के सोलर एनर्जी, तो वो हमारे दो हैं, एक तो फोटोवोल्टेइक और एक है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। तो जो फोटोवोल्टेइक वाला है ना, इससे क्या होता है, जो फोटोवोल्टेइक पैनल्स है ना वो सीधा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो सोलर थर्मल सिस्टम्स है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस एक्चुअली में तो बहुत अच्छे हैं, एनर्जी एफिशिएंट है, बट सोलर फोटो जो वोल्टेइक वाला है ये जनरली वर्क जब डे के टाइम जब सन आउट होता है तब, जबकि वाटर हीटेड बाय सोलर थर्मल जो है वो स्टोर हो जाता है फॉर लेटर यूज। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्यादा एनर्जी सफिशिएंट है। हम वापस से करते हैं, पहले वाले में इलेक्ट्रिसिटी जनरली जनरेट होती है और सन के टाइम पे होती है, मतलब डे टाइम पे, एंड सन तो ऑब्वियसली एवरी टाइम होता है, बट टुवर्ड्स आवर साइड इट इज जब हमारा दिन होता है एट दैट टाइम इट इज मोर एफिशिएंट, जबकि जो थर्मल वाला है वो स्टोर कर लेता है जनरली वाटर हीटेड बाय सोलर थर्मल जो है इट विल बी स्टोर फॉर लेटर यूज, दैट इज व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट द सोलर, जो हम बात कर रहे हैं अबाउट ये जो दो प्रोसेस है जिसके बारे में हमने एक ब्रीफली समझ लिया है कि व्हाट एग्जैक्टली ये जितना भी है दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों, बट रिमेंबर दोनों एनर्जी एफिशिएंट है। एंड जैसे यहाँ पे फोटोवोल्टेइक सेल है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी है, लाइट की एनर्जी, वो डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेता है और ये हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट के फॉर्म में उसको यूज करता है। ठीक है, सो दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो, बिकॉज ऑब्वियसली हमें ज्यादा पता होना चाहिए एज कम्पेयर टू only the things that is stated in the book. So अब हम देख लेते हैं सोलर थर्मल एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला रिलेटिवली ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहली बात तो इट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, अच्छा है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट है। सोलर एनर्जी जो है 7% ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स एंड 10% मोर इफेक्टिव देन द न्यूक्लियर प्लांट्स। Generally, it is used in the appliances like heater, crop dryers, cookers, etc. समझ आ गया ना क्लास? फोटो वोल्टेइक में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर थर्मल में हम बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस हीट होती है, इफेक्टिव भी ज्यादा है और ये यूज होता है, यू कैन से मोर विथ लॉट ऑफ मोर एनर्जी एफिशिएंट है
प्राइस कॉम्पिटिटिव है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट, यूज इन अप्लायंसेस लाइक हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब if I ask you, like without obviously telling you that as it is stated in the book, कि हम सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से एरिया में यूज कर सकेंगे, it will be very very simple for you people. You will be easily in a position to answer कि we will be using it obviously in the western parts of India. तो ये हम देख लेते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें ग्रेट पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। एंड वी नो कि सोलर एनर्जी जो है यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में एरिया में दो स्टार्ट हो गई है, बट बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। वी नो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मंथ्स जो है वहाँ पे वी हैव द टाइम पीरियड जहाँ पे सन रेज जो है बहुत स्ट्रेट होती है, लॉट ऑफ हीट can be easily generated if we use to its full potential the solar energy। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं विंड एनर्जी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, विंड एनर्जी एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री होता है, रियली अ वेरी वेरी इको फ्रेंडली वन, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैकेनिज्म इसका क्या होता है, एनर्जी कन्वर्जन होता है। जो ब्लोइंग विंड है उससे एनर्जी क्या होती है, सिंपली जनरेट होती है। क्लास आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी ऑफ एनी मूविंग थिंग। तो काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है इसको टर्बाइंस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो विंड मिल्स होती हैं और जो टर्बाइंस यूज होते हैं यहाँ पे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है विंड की उसको चेंज कर देती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो परमानेंट विंड सिस्टम है जैसे कि ट्रेड विंड्स, we have studied in our junior even 11th class, trade winds, westerly, seasonal winds जो मानसून वगैरह है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। एंड लोकल विंड्स भी होती हैं, इसके अलावा लैंड और सी ब्रीज वाली विंड्स भी होती हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ potential again present for this source of energy also to produce lot of electricity। ठीक है, सो वैसे परमानेंट एनर्जी है, वेस्टलीज है, ट्रेड विंड्स, सीजनल जैसे कि मॉनसून, एंड लोकल विंड्स भी हमारे पास बहुत तो करती हैं इन इंडिया, लैंड, सी ब्रीजेस और बाकी भी बहुत, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द सिंपल टेक्निक वेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टर्बाइंस। इसमें भी अगर हम इंडिया में बात करें कि हमने स्टार्ट कर दिया है जनरेटिंग दिस विंड एनर्जी, जनरली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इनमें और फेवरेबल कंडीशंस है विंड एनर्जी। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो बहुत सारी रीजंस है। एक तो विंड यहाँ पे फ्रीक्वेंटली हम बोलेंगे स्पीडी विंड्स, हाई विंड्स ब्लो करती हैं, बट इसके साथ साथ few areas like Rajasthan etc where there is lack of vegetation, so hindrance नहीं है, आराम से generate हो सकता है। थर्ड हम आ जाते हैं on our tidal and the wave energy। इसके बारे में भी we know lot many things। अगर हम देखें जो ओशन करेंट्स है वो स्टोर हाउस है ऑफ द इनफाइनाइट एनर्जी, क्योंकि कंटिन्यूअस ओशन करेंट्स के कारण मूवमेंट होता रहता है। तो बिगनिंग ऑफ 17-18 सेंचुरी से एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू क्रिएट मोर एफिशिएंट सिस्टम फ्रॉम द सीजलेस टाइडल वेव्स एंड द ओशन करंट। सीजलेस मतलब खत्म ना होने वाले ऑलमोस्ट। तो लार्ज जो टाइडल वेव्स है उनको हम मानते हैं कि दीज आर जनरली अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इसीलिए इंडिया में अगेन ग्रेट पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ tidal energy across the coast and so far these have not been utilized। तो इनको यूटिलाइज नहीं किया गया है properly, but lot of potential is again available here, especially western coast of India में। and anyways India has such a big coastal area कि हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओशन करेंट्स जो है वो स्टोर हाउस है इनफाइनाइट एनर्जी के, और जो वेव्स, tidal waves और जो ocean currents है they can be great source of producing electricity and efficient energy if we use it to the full। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर यूज कर पाए इसके जितना भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन द जियोथर्मल। ठीक है,
So let us now talk about the geothermal. जब हम geothermal की बात करेंगे यहाँ पे again हमें पता है थर्मल का मतलब होता है हीट, जियो अर्थ। तो जब मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स आउट ऑफ द सरफेस तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है। हीट एनर्जी जो है इसको अगर हम टैप कर ले सक्सेसफुली तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, वी नो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी हॉट। तो जब मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है सरफेस पे इनॉर्मस हीट होती है, ट्रिमेंडस हीट रिलीज होती है। इसको हम सक्सेसफुली टैप करके अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। इसके अलावा जो हॉट वाटर दैट गशेस आउट फ्रॉम certain geyser wells is also used in generation of thermal energy. If you know hot water springs होते हैं जहाँ से पानी निकलता है very hot, उसको भी हम ट्रैप कर सकते हैं to produce the geothermal energy. इसको popularly geothermal energy बोला जाता है because energy from the earth. thermal हमें पता है heat से related। ये एनर्जी जो है इसको अब कंसिडर किया जा रहा है रिसेंटली की एनर्जी सोर्स जिसको डेवलप किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड एज आई सेड हॉट स्प्रिंग्स और जो गीजर्स होते हैं जो मिडिवल पीरियड में भी यूज किए जा रहे थे फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, so this can be more developed in the modern times as well and is being used in certain areas. तो इंडिया में जो geothermal energy plant है they have been commissioned in Himachal Pradesh in Manikaran, ठीक है। so you have to remember this area, कहाँ पे है ये मणिकरण in हिमाचल प्रदेश जहाँ पे geothermal energy plant जो है उनको कमीशन किया गया है। So this is about our geothermal energy। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखो ये भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट सक्सेसफुल हम देखेंगे यहाँ पे attempt to tap underground heat was made in the city of Boise, Idaho, USA में, जहाँ पे hot water pipe network was built to give heat to the surrounding buildings and this plant is still working। तो 1819 में start हुआ था यूएसए में हॉट वाटर पाइप का नेटवर्क बनाया गया था जो पानी अंडरग्राउंड हीट से आ रहा था और उससे सराउंडिंग बिल्डिंग्स को हीट प्रोवाइड की जाती थी और ये प्लांट अभी तक वर्किंग है। अब हम आ जाते हैं बायो एनर्जी। अगेन बायो एनर्जी हमें पता है एज द नेम टेल्स अस क्लियरली एनर्जी डेराइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स व्हिच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर रेजिड्यू, बचे हुए म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, जो बायो एनर्जी है, ठीक है। बायो एनर्जी जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है एज सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इवन गैस फॉर कुकिंग। ओके, so just remember that bioenergy refers to energy derived from biological products, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हो, प्लांट से रिलेटेड हो, बायोलॉजिकल हो गया ना रिलेटिंग टू बायो लाइफ, प्लांट्स रिमेन, एनिमल रिमेन, जैसे म्युनिसिपल या इंडस्ट्रियल अदर वेस्ट। और इसमें बहुत पोटेंशियल है एनर्जी कन्वर्जन का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में, गैस फॉर कुकिंग, एंड इट विल आल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड द गार्बेज प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो ये प्रोसेस करते हैं वेस्ट और गार्बेज को और उसमें से क्या करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस विल देन समवेयर हम देखेंगे इम्प्रूव द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूरल एरियाज, क्योंकि ये चीजें जनरली रूरल एरियाज के अराउंड ही सेटअप होती है डेवलपिंग कंट्रीज में। एनवायरमेंट पॉल्यूशन ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, सेल्फ रिलायंस होंगे हम, प्रेशर ऑन जो फ्यूल वुड है, बिकॉज रूरल एरियाज में हमें पता है जनरली वुड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, बट हम उससे नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट पे, क्योंकि वुड कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। दैट इज व्हाई मतलब एनी विच वेज वी आर कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, वुड एज अ रिसोर्स कम हो रहा है, बाकी चीजों के लिए यूज नहीं हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा है, एंड वुड देन इज यूज्ड फॉर मेनी अदर थिंग्स एज। तो हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं वुड का जो फ्यूल वुड यानी कुकिंग या और
एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी, जैसे कि कोई भी चीज करें जिसके लिए वो एनर्जी को वुड को बर्न कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एंड यूज इट फॉर सम अदर पर्पस, तो इसको चाहे कुकिंग या और बाकी अपने कुछ काम से रिलेटेड, सपोज कुछ काम कर रहे हैं हीट अप करने के लिए, पॉटरी को सपोज बेक कर रहे हैं, या और कोई इंडस्ट्री सेटअप कर लिए जिसमें हीटिंग की उनको जरूरत है टेक्सटाइल्स वगैरह में, तो उसकी जगह वो ये सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे और वुड पे कम प्रेशर पड़ेगा, फ्यूल वुड पे। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो है कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज सेटअप इन ओखला इन दिल्ली, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बायो एनर्जी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं हम, वेस्ट और गार्बेज से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है, अपने को बहुत हर तरीके से बेनिफिट होगा, अपने को इकोनॉमिकली भी डेवलप करेंगे, वी कैन बी द स्पेशली रूरल एरियाज अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो है कन्वर्टिंग म्युनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज सेटअप इन ओखला इन दिल्ली। नाउ हमें सारे रिसोर्सेज के बारे में पता चल गया है एंड वी कम ऑन आवर लास्ट टॉपिक एंड दिस इज वी नो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। सो ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जितने भी हम मिनरल्स और इनकी बात करते हैं वी नो दे आर रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द वे वी यूज इट, सो बट वी आर नॉट यूजिंग स्पेशली जो कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दैट इज व्हाई उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनकी स्कैर्सिटी हो रही है एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स है ना इन आवर एनवायरनमेंट एंड पूरा एनवायरनमेंट उससे खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उस दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। सो द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन of the quest for economic development with environment concern. Simple terms में हम sustainable development के बारे में पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम जूनियर क्लासेस कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमें हर चीज में डेवलपमेंट चाहिए, तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, पर उनको हमें इस टाइप से यूज करना है कि उससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो एंड दे आर सेफ, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं है कि हम बचाने के लिए डेवलपमेंट रोक ही दे, डेवलपमेंट तो हमें करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है और बाकी डेवलपमेंट भी करनी है टोटल ओवरऑल, बट इसके लिए हमें एनवायरनमेंट कंसर्न होना चाहिए, हाउ डू वी यूज आवर रिसोर्सेज एंड वी आर सेविंग इट, वी आर यूटिलाइजिंग इट, द बेस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज, इसके कारण हमारे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज हुआ है as well as environment problems create हुई है, as I already told you, ठीक है। तो इससे enormous quantity of wastage हो रही है and then lot of environment problems are also created। तो जरूरी है sustainable development के लिए हम resources को protect करें, for future generation conserve करें और ऐसे use करें कि environment पे नुकसान ना हो। और इसी के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी को यूज करना, क्योंकि ये इनएग्जॉस्टिबल है और एनवायरनमेंट में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। So here we see that we should actually develop and replace the exhaustible, we should actually replace the exhaustible resources और उनको जितने यूज करना जरूरी है बेस्ट डेवलप वे में यूज करें ताकि उनका लॉस ना हो, वेस्टेज ना हो, एनवायरनमेंट में नुकसान ना हो एंड दे सेव समहाउ, ओके, आगे के लिए भी बचे और एनवायरनमेंट के भी नुकसान हो। और इनकी जगह हम क्या करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करें, दैट इज नॉन कन्वेंशनल वालों को यूज करें। तो इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स हमें ये देखना चाहिए कि उनका स्क्रैप यूज करें, रिसाइकल करें मेटल्स को, जो अपने कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं या कोई भी मेटल की चीज है उनको हम उनकी स्क्रैप बचे हुए को यूज करें और जो यूज कर रहे हैं उनको भी हम रिसाइकल करें, रीयूज करें, ठीक है। एंड स्पेशली जो स्क्रैप है बचा हुआ है वो बहुत जरूरी है, जैसे कॉपर, लेड और जिंक वगैरह जो है इंडिया में इन विच द इंडियन रिजर्व्स आर वेरी वेरी लेस, मीगर है, बहुत कम है, वहां पे हमें स्क्रैप्स भी यूज करनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा हमें सब्स्टिट्यूट यूज करने चाहिए फॉर द स्केर्स मेटल्स ताकि इनका कंजम्पशन क्या हो, कम हो डे बाय डे।
और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड स्केर्स मिनरल्स हैं उनको रिड्यूस करें, ताकि जो एग्जिस्टिंग रिजर्व है उनको हम लोग यूज कर सके लॉन्गर पीरियड्स के लिए। ठीक है, सो पहली चीज है हमें यूज करना है वाइसली, वेरी वेरी कॉशियसली, अच्छे से कंजर्व करके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। एग्जॉस्टेबल का जो इनएग्जॉस्टेबल है उनको यूज करना है, अब रिप्लेस करना है एग्जॉस्टेबल की जगह नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल से, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जैसे, जिससे एनर्जी भी जनरेट होगी, एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मेटल्स वगैरह जैसे रिसोर्स है उनके हमें स्क्रैप भी यूज करने चाहिए और उनको हमें रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए। ठीक है, एंड इसके साथ साथ स्पेशली हमें ये करना चाहिए कि जितने भी हमारे पास मेटल्स वगैरह अवेलेबल है उनको उनका यूज कम करना चाहिए, स्पेशली जिनका रिसोर्स बहुत कम है। एंड एज आई सेड कि जो स्क्रैप वगैरह है जनरली एज इन टर्म्स ऑफ जो कटिंग्स है, बचे हुआ पोर्शन जो है सॉलिड मेटल का रेजिड्यू जो है, स्क्रैपिंग्स वगैरह, इनको यूज करना चाहिए, स्पेशली जिनके रिजर्व बहुत कम है। और हमें सब्स्टिट्यूट यूज करना चाहिए स्केर्स मेटल्स का, ताकि उनका कंजम्पशन कम हो। नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, एग्जॉस्टेबल की जगह नॉन एग्जॉस्टेबल जैसे कि सोलर, विंड, वेव, जियोथर्मल। एंड हमें एक और चीज करनी चाहिए, जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है और स्ट्रेटेजिक है, इंपॉर्टेंट आयरन और कॉपर वगैरह, उनका हमें एक्सपोर्ट कम करना चाहिए, ताकि हम उसको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज कर सके जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं। सो दिस इज द ओवरऑल चैप्टर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, मेन थिंग है। हमें डेवलपमेंट करनी है, पर हमें ऐसे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि हमारा वेस्टेज ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं यूज करने हैं, कम यूज करने हैं बेसिकली। और जो रिन्यूएबल और नॉन एग्जॉस्टेबल है, सोलर, विंड, वेव, जियोथर्मल, इन सबको ज्यादा यूज करना है। ठीक है, बायो एनर्जी वगैरह इनको डेवलप करना है। जो रिसोर्सेज है उनको वाइसली यूज करना है, एक्सपोर्ट कम करना है ऐसे रिसोर्सेज का, स्क्रैप वगैरह यूज करना है, टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें यूज करनी है मिनरल्स के फॉर्म में। एंड एज आई सेड ये नॉन कन्वेंशनल वाले सोलर, विंड वगैरह यूज करने हैं, जियोथर्मल, बायो, और पॉल्यूशन वाले कम करने हैं, कोल, पेट्रोलियम, एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल वाले, और रिन्यूएबल वाले और नॉन एग्जॉस्टेबल यूज करने हैं, स्पेसिफिकली ये सोलर, विंड वगैरह। एंड मेटल्स को वाइसली यूज करना है। एंड सो दिस इज